रानी लक्ष्मीबाई। ये वीडियो में जो जानकारी है वो इतिहास में से ली गई है, इसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। कुछ स्रोत कहते हैं 1835 बनारस शहर अब वाराणसी में एक करहदा ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उपनाम मनु रखा गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी सप्रेत भागीरथी बाई थीं। उनके माता पिता आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित गुहागर तालुका के तांबे गांव से आए थे। जब वह 5 वर्ष की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता कल्याण प्रांत के युद्ध के समय सेनापति थे। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। पेशवा ने उन्हें छबीली कहा, जिसका अर्थ है सुंदर और जीवंत और हंसमुख। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया गया और बचपन में वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थी। उनकी पढ़ाई में अपने बचपन के दोस्तों नाना साहब और तांतिया टोपे के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंब शामिल थे। संदिग्ध चर्चा रानी लक्ष्मीबाई ने इस समय भारत के समाज में महिलाओं के लिए कई पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक अपेक्षाओं का विरोध किया और वह अपने अनूठे दृष्टिकोण और पूरे समाज के सामने भी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ने के साहस के लिए जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई महल और मंदिर के बीच अनुरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार होने की आदी थीं, हालांकि कभी कभी उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। उनके घोड़ों में सारंगी, पवन और बादल शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार 1858 में किले से भागते समय वह बादल पर सवार थीं। उनका महल, रानी महल, अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। 1857 का विद्रोह। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। जब विद्रोह की खबर झांसी तक पहुंची तो रानी ने ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर स्कैन से अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद लोगों का एक दल जुटाने की अनुमति मांगी। स्कैन इस पर सहमत हो गया। 1857 की गर्मियों में क्षेत्रीय अशांति के बीच शहर अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन रानी ने अपनी प्रजा को आश्वासन देने के लिए और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि ब्रिटिशों ने झांसी की सभी महिलाओं के सामने धूमधाम से हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया, कायर थे और उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। इस बिंदु तक लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अनिच्छुक थीं। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया, जिसमें खजाना और पत्रिकाएं थीं, और अंग्रेजों को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा करके हथियार डालने के लिए मनाने के बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और 40 लोगों की हत्या कर दी। गैरीसन के 60 यूरोपीय अधिकारी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ। इस नरसंहार में रानी की संलिप्तता आज भी बहस का विषय है। एक सेना चिकित्सक थॉमस लोवे ने विद्रोह के बाद लिखा, उन्हें भारत की इजेबेल, युवा रानी जिसके सिर पर मारे गए लोगों का खून लगा था, के रूप में वर्णित किया गया। झांसी की रानी की मुहर। नरसंहार के 4 दिन बाद सिपाहियों ने रानी से बड़ी धनराशि प्राप्त करके और उस महल को उड़ा देने की धमकी देकर जहां वह रहती थी झांसी छोड़ दी। इसके बाद शहर में अधिकार के एकमात्र स्रोत के रूप में रानी ने प्रशासन संभालने के लिए बाध्य महसूस किया और सौगोर डिवीजन के आयुक्त मेजर एर्स्किन को उन घटनाओं के बारे में बताते हुए लिखा जिनके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। 2 जुलाई को एर्स्किन ने जवाब में लिखा, ब्रिटिश अधीक्षक के आने तक ब्रिटिश सरकार के लिए जिले का प्रबंधन करने का अनुरोध किया। रानी की सेना ने विद्रोहियों द्वारा प्रतिद्वंद्वी राजकुमार सदाशिव राव महाराजा गंगाधर राव के भतीजे के सिंहासन पर दावा करने के प्रयास को विफल कर दिया, जिसे पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। तब कंपनी के सहयोगियों ओरछा और दतिया की सेनाओं ने झांसी पर आक्रमण किया था, हालांकि उनका इरादा झांसी को आपस में बांटना था। रानी ने सहायता के लिए अंग्रेजों से अपील की, लेकिन अब गवर्नर जनरल ने माना कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी और कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने किले की दीवारों पर इस्तेमाल की जाने वाली तोपें ढालने के लिए एक फाउंड्री की स्थापना की और झांसी के कुछ पूर्व सामंतों और विद्रोहियों के तत्वों सहित सेनाएं इकट्ठी की जो अगस्त 1857 में आक्रमणकारियों को हराने में सक्षम थीं। इस समय उनका इरादा अभी भी था अंग्रेजों की ओर से झांसी पर अधिकार करना। झांसी की घेराबंदी। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक रानी के शासन में झांसी शांति में थी। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए वहां सेना भेजी जाएगी, लेकिन तथ्य यह है कि कोई भी नहीं पहुंचा। उनके सलाहकारों की एक पार्टी की स्थिति मजबूत हो गई जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना अंततः मार्च में पहुंची तो उन्होंने पाया कि यह अच्छी तरह से सुरक्षित है और किले में भारी बंदूकें थीं जो शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आग लगा सकती थीं।
एक स्रोत के अनुसार ह्यू रोज ने ब्रिटिश सेना की कमान संभालते हुए शहर के आत्मसमर्पण की मांग की, यदि इससे इनकार किया गया तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। उसी स्रोत का दावा है कि उचित विचार विमर्श के बाद रानी ने एक उद्घोषणा जारी की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, यदि पराजित होते हैं और मैदान में मारे जाते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे। युद्ध से हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। उदाहरण के लिए अन्य स्रोतों में समर्पण की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। जब 23 मार्च 1858 को सर ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया तो उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी की रक्षा की। झांसी पर बमबारी 24 मार्च को शुरू हुई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारी गोलीबारी हुई और क्षतिग्रस्त सुरक्षा की मरम्मत की गई। रक्षकों ने तात्या टोपे को मदद की अपील भेजी। तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 से अधिक की सेना को झांसी को राहत देने के लिए भेजा गया था, लेकिन 31 मार्च को जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की तो वे ऐसा करने में विफल रहे। तात्या टोपे की सेना के साथ लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के एक हिस्से ने घेराबंदी जारी रखी और 2 अप्रैल तक दीवारों को तोड़कर हमला शुरू करने का निर्णय लिया गया। 4 टुकड़ियों ने अलग अलग बिंदुओं पर सुरक्षा पर हमला किया और दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करने वालों पर भारी गोलीबारी हुई। 2 अन्य टुकड़ियां पहले ही शहर में प्रवेश कर चुकी थीं और एक साथ महल की ओर आ रही थीं। महल की हर गली और हर कमरे में दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सड़क पर लड़ाई अगले दिन भी जारी रही और महिलाओं और बच्चों को भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई। थॉमस लोवे ने लिखा, शहर के पतन को चिन्हित करने के लिए कोई मॉडलिंग क्षमादान नहीं था। रानी महल से किले में चली गईं और सलाह लेने के बाद फैसला किया कि चूंकि शहर में प्रतिरोध बेकार था, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए और तात्या टोपे या राव साहब नाना साहब के भतीजे में से किसी एक के साथ जुड़ जाना चाहिए। वह स्थान जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर छलांग लगाई थी। परंपरा के अनुसार दामोदर राव को अपनी पीठ पर बिठाकर वह अपने घोड़े बादल पर किले से कूद पड़ी। वे तो बच गए लेकिन घोड़ा मर गया। रानी रात में अपने बेटे के साथ पहरेदारों से घिरी हुई भाग निकली। अनुरक्षण में योद्धा खुदा बख्श बशारत अली, कमांडेंट गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह शामिल थे। उद्धरण वांछित वह कुछ रक्षकों के साथ कालपी चली गई, जहां वह तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गई। उन्होंने कालपी शहर पर कब्जा कर लिया और उसकी रक्षा के लिए तैयार हो गए। 22 मई को ब्रिटिश सेना ने कालपी पर आक्रमण किया। सेना की कमान स्वयं रानी ने संभाली और वे फिर से हार गईं। मृत्यु और उसके बाद 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में कैप्टन हेनिज के नेतृत्व में 8वें किंग्स रॉयल आयरिश हुसर्स के एक स्क्वाड्रन ने रानी लक्ष्मीबाई की कमान वाली बड़ी भारतीय सेना से लड़ाई की, जो क्षेत्र छोड़ने की कोशिश कर रही थी। 8वें हुसरों ने भारतीय सेना पर आक्रमण कर 5,000 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी, जिनमें 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय भी शामिल था। उन्होंने 2 बंदूकें ली और फूलबाग छावनी के माध्यम से हमला जारी रखा। इस सगाई में एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई ने सोवार की वर्दी पहनी और एक हुसर पर हमला किया। शायद उसके कृपाण से वह घायल हो गई थी और घायल भी हो गई थी। कुछ ही समय बाद जब वह सड़क के किनारे लहूलुहान बैठी थी, उसने सैनिक को पहचान लिया और पिस्तौल से उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसने युवती को अपनी कार्बाइन के साथ भेज दिया। एक अन्य परंपरा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जो घुड़सवार सेना के नेता के रूप में तैयार थी, बुरी तरह घायल हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उसके शरीर पर कब्जा करें। उसने एक साधु से इसे जलाने के लिए कहा। उनकी मृत्यु के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। 3 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई की ब्रिटिश रिपोर्ट में ह्यू रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थीं और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थीं। लंदन, 1878। अंग्रेजों की नज़र में उनकी जो भी खामियां रही हो, उनके देशवासियों को ये बात हमेशा याद रहेगी कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया गया था और वह अपने देश के लिए जी और मरी। हम भारत के लिए उनके योगदान को नहीं भूल सकते। योजक चिन्ह कर्नल मेलेसन, वंशज, संपादन करना। दामोदर राव के कथित संस्मरण के अनुसार युवा राजकुमार ग्वालियर की लड़ाई में अपनी मां के सैनिकों और परिवार के बीच थे। युद्ध में जीवित बचे अन्य लोगों 60 ऊंटों और 22 घोड़ों के साथ लगभग 60 अनुचर के साथ वह बिठूर के राव साहब के शिविर से भाग गए और चून की बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजों के प्रतिशोध के डर से उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें जंगल में रहने और अनेक कष्ट सहने के लिए बाध्य किया गया।
2 वर्षों के बाद लगभग 12 लोग बचे थे और उन्होंने 24 लोगों के एक अन्य समूह के साथ मिलकर झालरापाटन शहर की तलाश की, जहां झांसी से और भी शरणार्थी थे। झांसी के दामोदर राव ने खुद को एक ब्रिटिश अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका संस्मरण मई 1860 में समाप्त हुआ। तब उन्हें रुपये की पेंशन की अनुमति दी गई थी। 10,000 7 अनुचर और मुंशी धर्मनारायण की संरक्षकता में थे। संपूर्ण संस्मरण मराठी में केलकर वायन 1959 इतिहासाचे सहाली इतिहास में यात्राएं में प्रकाशित हुआ था। ये पाठ संभवतः एक लिखित संस्करण है जो मौखिक प्रचलन में राजकुमार के जीवन की कहानियों पर आधारित है और उसके साथ क्या हुआ यह अज्ञात है। लक्ष्मीबाई नेवालकर, झांसी की रानी। उच्चारण मणिकर्णिका तांबे का जन्म 19 नवंबर 1828 18 जून 1858 महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से विवाह के द्वारा 1843 से 1853 तक मराठा साम्राज्य में झांसी रियासत की महारानी थी। वह 1857 के भारतीय विद्रोह में अग्रणी शख्सियतों में से एक थी, जो एक राष्ट्रीय नायक और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन। लक्ष्मीबाई नेवालकर, झांसी की महारानी। लक्ष्मीबाई ने सोवा का वेश धारण किया। झांसी की रानी पत्नी। कार्यकाल 1843 21 नवंबर 1853। झांसी के रीजेंट। दिखावा, राजप्रतिनिधि का पद 21 नवंबर 1853 1858। सम्राट दामोदर राव। विवादित उत्तराधिकारी पद समाप्त कर दिया गया। जन्म मणिकर्णिका तांबे 19 नवंबर 1828 बनारस, काशी बनारस का साम्राज्य। मृत 18 जून 1858, उम्र 29 वर्ष। ग्वालियर, ग्वालियर राज्य कंपनी भारत। जीवन साथी गंगाधर राव नेवालकर एम 1842, मृत्यु 1853। मुद्दा दामोदर राव आनंद राव दत्तक राजवंश नेवालकर विवाह द्वारा। पिता मोरोपंत तांबे, मां भागीरथी सप्रे। बनारस के एक करहदा ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई ने 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से शादी की। जब 1853 में महाराजा की मृत्यु हो गई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक उत्तराधिकारी के दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया और हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया गया। रानी नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गईं। उन्होंने कंपनी के सहयोगियों के खिलाफ झांसी की सफल रक्षा का नेतृत्व किया, लेकिन 1858 की शुरुआत में ह्यू रोज की कमान के तहत झांसी ब्रिटिश सेना के अधीन हो गई। रानी घोड़े पर सवार होकर भागने में सफल रहीं और ग्वालियर पर कब्जा करने में विद्रोहियों के साथ शामिल हो गईं, जहां उन्होंने नाना साहेब को पुनर्जीवित मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित किया। जून 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश जवाबी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथीबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी का युद्ध। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया।
इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी को उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी।